हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ। और गॉस लॉ समझने के लिए आपको सबसे पहले एक मेजर कंसेप्ट पता होना जरूरी है। दैट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा कंसिडर करके चलते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ डज इट वर्क and how it is related and how it is used in the Gauss law. Gauss law is a very major law in the electrostatics. So we'll talk about electric flux. What is meant by electric flux? कंसिडर करके चलो कि आपके घर में एक बाल्टी है, बकेट। अब डू यू नो दैट, ठीक है ना, राइट। सो एक बकेट है, बकेट में आपने पानी भर के रखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वाटर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वाटर? नो सर, जो पानी एक जगह पे बैठा हुआ है उस पानी को डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन नाउ कंसिडर दैट कि मैंने उस बाल्टी में एक छेद कर दिया। नाउ वाटर स्टार्टेड मूविंग। नाउ वेदर दैट वाटर हैज डायरेक्शन? नाउ हाँ, यस सर, अब उसको डायरेक्शन है। एकदम ठीक से समझ लो, जो बाल्टी में भरा हुआ है, जो बाल्टी में भरा हुआ है, दैट वाटर कैन बी एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जैसे ही वाटर बहना शुरू हो जाता है, इट हैज अ डायरेक्शन दैट कैन बी एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी रफ लैंग्वेज में कंप्लीटली रॉन्ग है ये, लेकिन फिर भी रफ लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि एक जगह पे बैठी हुई एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, एक जगह पे बैठी हुई जो एनर्जी होती है उसको आप फ्लक्स कह सकते हो। और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर फैलना शुरू हो जाती है, देखो ठीक से, इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर कंटिन्यूअसली फैलना शुरू हो जाती है तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात, अब यानी कि एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, यह डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना पानी छोड़ रहे हो, ठीक है ना। उसमें उतना ही पानी आएगा, यानी जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका एक अच्छा वाला एग्जांपल देता हूं मैं। आपके घर में खिड़की होती है, आपने खिड़की खोल दी, अंदर हवा आई। वो अंदर हवा कितनी आएगी ये किस पे डिपेंड होता है? अंदर कितनी हवा आएगी ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये डिपेंड होता है कि आपकी खिड़की की साइज कितनी है, एरिया ऑफ दैट विंडो, एंड किस इंटेंसिटी से हवा अंदर आ रही है। दैट मीन्स इंटेंसिटी। इसका मतलब टोटल हवा अंदर कितनी आई ये डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी से हवा बह रही है और आपके विंडो की खिड़की का साइज कितना है। दैट इज कॉल्ड एज एयर फ्लक्स। That is called as air flux. Amount of air came in is called as total air flux. ये किस पे डिपेंड था? इंटेंसिटी ऑफ द विंड, इंटेंसिटी ऑफ द एयर, इंटेंसिटी ऑफ द एयर पे डिपेंड था और साइज ऑफ द विंडो पे डिपेंड था। एग्जैक्टली वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस्ड पर यूनिट एरिया। टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस्ड पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला भी है E इंटू डी एस। E इंटू डी एस क्यों है वो भी मैं बता देता हूं, अभी बाद में बता देता हूं, अभी के लिए नहीं। अभी के लिए बस समझ लो ये कि इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड होता है कि कितना फ्लक्स होगा। सो फ्लक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाता है आपको, फाई इज इक्वल टू E इंटू डी एस। गेटिंग द पॉइंट? सो अब इसके आगे देखते हैं। हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला पार्ट हमने देख लिया। पहले पार्ट में हमने कुलम्स लॉ देखा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखी। ये वाला पहला पार्ट होता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो गॉस लॉ के आगे शुरू होता है। ये उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना पहला पार्ट इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा मैथमेटिकली ज्यादा होता है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिक आपका थोड़ा सा और रहना चाहिए हर टाइम जब आप पढ़ रहे हो इसको, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अभी बात करेंगे। सो नाउ आई हैव टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी फिल इन हो रही है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी फिल इन हो रही है। अब उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए तो टेक्निकल डेफिनेशन है, इट इज अ मेजर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। यानी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया अगर मैं कंसिडर करता हूं तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करके कितनी फील्ड लाइंस जा रही है, उसका जो नंबर होता है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया।
ठीक है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज जस्ट अ नंबर, ये सिर्फ नंबर है। सो इट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम। बेसिकली उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलोम इंटू मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो न्यूटन पर कूलोम मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, बेसिकली ये है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम हो जाता है वो, या फिर वोल्ट मीटर, ये इसका यूनिट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल सरफेस एरिया इज गिवन बाय डी फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट ds bar. It is a dot product of electric field and surface area. Now is equal to EDS cos theta. Theta is the angle between, यहाँ पे देख सकते हो theta is the angle between surface area and electric field. So electric field can be defined, electric flux can be defined as electric flux is a number of field lines passing through a surface area perpendicular to it. To be precise, perpendicular to it. यानी बेसिकली वो perpendicular जो पास हो रही है उनके बारे में बात करता है, ठीक है, इंक्लाइन के बारे में बात नहीं करता है। सो ठीक से ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डील्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, नॉट इंक्लाइन टू द सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, सिर्फ उनको, ठीक है। फ्लक्स की डेफिनेशन ही वही है कि वो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस को ही कंसिडर करता है। सो नाउ एरिया, यहाँ पे एक बात समझ में आई मेरे की, यहाँ पे अगर आप देखोगे, I don't know whether you have done with this or not, but area is a vector quantity. Area is a vector quantity. यहाँ पे E bar dot ds bar आ रहा है. So ds bar means area is a vector quantity. Area is a vector quantity means area की डायरेक्शन होती है. So what is the direction of area? So याद रखना कि area की डायरेक्शन क्या होती है? Its direction is perpendicular to the plane of the area. Perpendicular to the plane of the area. लेकिन अगर closed surface area है तो अगर सपोज एक स्पीयर है तो इस स्पीयर का सरफेस एरिया क्या वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है? हाँ, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उसका डायरेक्शन क्या होती है? जो भी क्लोज सरफेस एरिया होता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज कंसिडर टू बी आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। यानी उस वहां पे जो भी सरफेस होता है उस सरफेस को उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाहर वाली डायरेक्शन में होती है, अंदर की बाहर पता नहीं है। सो इट इज बाहर वाली डायरेक्शन में। क्लोज सरफेस एरिया को हमेशा याद रखना, क्लोज सरफेस एरिया, अगर ये क्लोज सरफेस एरिया है, सपोज स्पीयर है, तो स्पीयर का एरिया, सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस एरिया की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स, सरफेस एरिया की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो ये होती है। सो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज अ मेजर ऑफ फील्ड लाइंस। टू बी प्रिसाइज, इट इज अ नंबर, ये नंबर होता है। सो नंबर है, इसका मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। गॉट इट? नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स ई, और ये आपका कौन है? ये आपका ds है, ठीक है ना? ये ds बार है। सो ds बार और ये e बार है आपका। सो ds बार और e बार, इन दोनों में एंगल अगर जीरो, इसका मतलब दोनों एक्जैक्टली सेम लाइन में है। अगर दोनों एक्जैक्टली सेम लाइन में है तो एज पर द फॉर्मूला ईडीएस कॉस थीटा की वैल्यू बन जाती है 1। सो आपको मिल जाती है वैल्यू e इंटू ds। सो जब कभी भी थीटा जीरो होता है, फ्लक्स मैक्सिमम होता है क्रॉसिंग द एरिया, और जब भी थीटा पाई बाय 2 होता है, इसका मतलब आपका E ऐसे है, बेसिकली E ऐसे है। अगर E ऐसे है तो इसका मतलब कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करके नहीं जा रही है, बेसिकली एरिया को पैरेलल जा रही है, ठीक है ना? सरफेस एरिया के प्लेन को पैरेलल जा रही है। यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना? ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, यानी कोई भी फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके नहीं जा रही है, फील्ड लाइन उसको पैरेलली जा रही है, क्रॉस नहीं हो रहा है। सो देन फ्लक्स इज मिनिमम, याद रखना, देन फ्लक्स इज मिनिमम। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द टोटल सरफेस एरिया। यहां पे हमने टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द टोटल सरफेस एरिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ईडीएस लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, एंड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इट इज E इंटू एस। इसका ठीक से देखते हैं कि हम क्या कहता है एग्जैक्टली ये। सो कंसिडर करो, यहां पे कंसिडर करके चलो कि चलो या स्क्वायर, ठीक है। सो ये एक सरफेस एरिया कंसिडर करो, इस सरफेस एरिया में, इस सरफेस एरिया को क्रॉस करके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है ना? तो अगर मैं यहां पे एक छोटा सा सरफेस लेता हूं, 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 ठीक है ना? ये सारे सरफेसेस जो हैं, ये सारे सरफेसेस जो है वो इस बड़े सरफेस का छोटा छोटा पार्ट है, ठीक है ना?
तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली सारे सरफेसेस कंसीडर करके चलो कि सारे सरफेसेस सेम है, छोटे छोटे सरफेसेस हैं। ये सारे सरफेसेस कौन से हैं? विल कंसीडर दिस सरफेस एज ds। ये सारे सरफेसेस ds हैं, ये सारे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे सरफेसेस ds हैं। तो अगर ये सारे सरफेसेस अगर ds हैं तो इनमें इस सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस को, इस सरफेस को, इस सरफेस को, इस सरफेस को, ऐसे इनफाइनाइट सरफेसेस हैं जिनको मिला के ये पूरा सरफेस बना हुआ है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूं तो इस सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि इस पूरे टोटल बड़े सरफेस के हर एक कोने में इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट, सेम है। इसी को तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो उस टाइम पे आई कैन से दैट कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द एरिया मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे मैं कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस एरिया को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। इस एरिया को क्रॉस करके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस एरिया को जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हर एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग दिस होल सरफेस एरिया इज डिफरेंट। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग दिस होल सरफेस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग दिस छोटे छोटे एरिया। इस छोटे छोटे एरियाज को इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रॉस करके जा रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का अगर मैं एडिशन करता हूं तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग दिस एरिया मिलती है। तो मैं क्या करता हूं कि इस छोटे से सरफेस को क्रॉस करके जाने वाला फ्लक्स प्लस इस छोटे से सरफेस को क्रॉस करके जाने वाला फ्लक्स, इस छोटे से सरफेस के रिलेटेड फ्लक्स, इस छोटे से सरफेस रिलेटेड फ्लक्स, इन सारे फ्लक्सेस को अगर ऐड करता हूं तो मुझे टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग दिस एरिया मुझे पता चलता है, ठीक है ना। टू बी प्रिसाइज, टोटल फ्लक्स रिलेटेड विद दिस एरिया, ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है कि टोटल फ्लक्स रिलेटेड विद दिस एरिया फाइंड आउट किया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे ये जो छोटा फ्लक्स है, ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स सारे अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे नेट फ्लक्स क्रॉसिंग दिस एरिया मिल जाता है। ये किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहीं पे देख ले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब E फॉर ऑल ds इज कांस्टेंट, E फॉर ऑल ds इज कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन के बाहर E आ जाता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी सारे छोटे छोटे एलिमेंट का इंटीग्रेशन, यानी सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? बड़ा वाला एरिया। सो इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए phi इज इक्वल टू EDS और छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इट इज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। गॉट इट? ये समझ में आ गया आपको? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, सॉलिड एंगल, जो लगेगा हमें बिकॉज इट इज अ बेसिक ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के बेसिक के लिए हमें सॉलिड एंगल लगेगा। सो व्हाट इज मीन बाय सॉलिड एंगल? मुझे प्लेन एंगल पता है। सो व्हाट इज मीन बाय एंगल? आप जो भी एंगल के बारे में आपको पता है दैट इज प्लेन एंगल। आपने जो भी एंगल सीखा है अब तक दैट इज बेसिकली प्लेन एंगल, ठीक है। सो प्लेन एंगल क्या होता है? सो कंसिडर करो कि ये एक A टू B, ये वाला जो एक कर्व है, इस कर्व के एंड पॉइंट्स है A और B। इन दो एंड पॉइंट्स को मैं पीछे खींच के O पे ज्वाइन कर देता हूं। यानी मैंने O को ज्वाइन किया A के साथ, B को ज्वाइन किया B को ज्वाइन किया O के साथ। तो वी से दैट दिस AB कर्व सबटेन्ड एन एंगल ऑफ थीटा, सबटेन एन एंगल ऑफ थीटा एट O। हम क्या कहते हैं? दिस AB कर्व सबटेन एन एंगल थीटा एट O। ये कौन सा एंगल है? ये है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल यानी मैं एक सरफेस एरिया कंसीडर करता हूं। सपोज ये वाला एक सरफेस एरिया है, यहां पे मैंने जैसे एंड पॉइंट्स लिए थे वैसे ही यहां पे भी मैं सरफेस एरिया के एंड पॉइंट्स, यानी मैं सारी पेरीमीटर के सारे पॉइंट्स एक O पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं। यानी मैंने A को ज्वाइन किया, वैसे ही मैं ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देता हूं, ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देता हूं, ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देता हूं, ये वाला पॉइंट, और सारे पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए O के साथ। तो मैं कहता हूं कि यहां पे O जो है, O पे एक एंगल तैयार होता है, वी कॉल इट एज सॉलिड एंगल, एंड वी से दैट
ABCD, this surface subtend an solid angle of omega at O. We say that जब कभी भी एक सरफेस एरिया के पेरीमीटर के सारे पॉइंट्स अगर मैं एक पॉइंट पे ज्वाइन कर देता हूं तो जो भी सॉलिड एंगल तैयार होता है उसको कहा जाता है कि ABCD सरफेस सबटेन अ सॉलिड एंगल ऑफ ओमेगा एट O. गेटिंग द पॉइंट? ये कोन जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना? कैन यू इमेजिन एक कोन जैसा, ठीक है ना? आप आइसक्रीम खाते हो कोन में, वो कोन जैसा सब हो जाता है, लेकिन नेसेसरी नहीं कि ये वाला जो सरफेस है वो गोल ही हो, ठीक है ना? ये वाला सरफेस गोल होना कंपलसरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं है। कोई भी एंगल, सॉरी कोई भी रैंडम सरफेस हो सकता है। कोई भी रैंडम सरफेस के सारे पेरीमीटर के पॉइंट्स अगर मैं एक जगह पे ज्वाइन कर दूं तो हम उसे क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। मेजरमेंट, उस सॉलिड एंगल को मेजर कैसे किया जाता है? हाउ टू मेजर द सॉलिड एंगल? तो पहले देखते हैं प्लेन एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। तो प्लेन एंगल, एक कर्व कंसिडर करो। कर्व जो होता है वो O पॉइंट पे थीटा एंगल करता है, ठीक है ना? ये प्लेन एंगल है, तो मुझे ये प्लेन एंगल मेजर करना है, ये वाला एंगल मुझे मेजर करना है। तो कैसे करता हूं मैं? तो मैं क्या करता हूं, O को कंसिडर करके, O को सेंटर कंसिडर करते एक कर्व, एक सर्कल तैयार करता हूं, पूरा सर्कल। उस सर्कल की रेडियस R है, ठीक है ना? उस सर्कल की रेडियस R है। तो वो जो सर्कल होता है वो ये वाली जो लेंथ होती है, ये लेंथ कितनी होती है वो मैं मेजर करता हूं। गेटिंग द पॉइंट? यहां पे कोई भी एक रैंडम कर्व था, इस रैंडम कर्व को O पे सबटेंड किया था एंगल थीटा। ये थीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, ये O को सेंटर पकड़ के मैंने एक सर्कल तैयार कर लिया, और ये वाला जो सर्कल था वो सर्कल का L जितना पार्ट जो है, वो L जितना पार्ट इन दो लाइंस के बीच में आ जाता है। दिस लेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ L, द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल इज R। तो मुझे मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू L बाय R। थीटा इज इक्वल टू L बाय R। दिस इज हाउ वी फाइंड द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो सॉलिड एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सो सॉलिड एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो सरफेस के सारे पॉइंट्स हम एक जगह पे कंसिडर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इस R रेडियस को कंसिडर करके, इस R रेडियस को यहां पे कैसे किया था हमने, R रेडियस कंसिडर करते एक सर्कल तैयार किया था, यहां पे R रेडियस कंसिडर करके हम एक स्फीयर तैयार करते हैं, ठीक है ना? अब वो जो स्फीयर तैयार हो जाता है, दैट स्फीयर, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा स्फीयर जो होता है, उस स्फीयर को कंसिडर करते हैं हम लोग। उस स्फीयर का ये वाला सरफेस हम कंसिडर करते हैं कि जो आता है हमारे सॉलिड एंगल में। यहां पे कैसे किया जाता है, हमने पूरे सर्कल का सिर्फ ये वाला आर्क कंसिडर किया था। यहां पे भी हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारा सॉलिड एंगल जो है, उस सॉलिड एंगल में इतना सरफेस एरिया इनक्लोज होता है उस टोटल स्फीयर का। और हम क्या करते हैं, वो जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया मेजर करते हैं, एंड सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये वाला जो R है, इस R का स्क्वायर, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। गेटिंग द पॉइंट? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R is the radius of that sphere which we constructed, and S is the surface area which is subtended by that solid angles, ठीक है ना? वो सॉलिड एंगल जो होता है उसने जो भी सबटेंड किया हुआ है उस टोटल सरफेस, टोटल स्फीयर का एरिया, उसको कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है? अब देखो यहां पे ठीक से देखो, यहां पे S है, सरफेस एरिया है, सो इसके डायमेंशन R2 होते हैं, इसके डायमेंशंस L2 होते हैं। सो L2 बाय L2 क्या मिलता है मुझे? 0। इसका मतलब सॉलिड एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हमारा जो प्लेन एंगल है वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। गेटिंग द पॉइंट? सो सॉलिड एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब होता क्या है यहां पे, द थिंग इज कि फॉर एनी क्लोज लूप, याद रखना, जब कभी भी हम कंसिडर करके, यहां पे कंसिडर करके चलते हैं कि क्लोज लूप है, ठीक है ना? तो क्लोज लूप जो होता है, क्लोज लूप जो सॉलिड एंगल हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आपको यहां पे प्लेन एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे आप क्लोज लूप के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा सर्कल तैयार करना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? क्लोज लूप के लिए पूरा सर्कल, लूप चाहे कोई भी हो, लूप चाहे कोई भी हो, ऐसा वाला लूप कंसिडर करके चलो। ऐसे वाले लूप में भी जब मैं एंगल कंसिडर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं तो मुझे तो पूरा सर्कल तैयार करना पड़ता है यहां पे। यानी सपोज ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व अगर मैं पूरा गोल घुमा के क्लोज कर दूं तो यहां पे एंगल कितना आएगा, गोल घूम के एक सर्कल तैयार करेगा। एंगल सर्कल तैयार करता है, ठीक है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द क्लोज लूप।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द क्लोज लूप, जब आप एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आपको एक पूरा सर्कल तैयार करना पड़ता है। इस मेथड से आपको पूरा सर्कल तैयार करना पड़ता है। इसलिए फॉर अ क्लोज लूप ओमेगा इज इक्वल, सॉरी ओमेगा नहीं चाहिए, यहां पे थीटा चाहिए, यहां पे थीटा चाहिए, ठीक है ना। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर। गेटिंग द पॉइंट, 2 पाई आर अपॉन आर, क्योंकि क्लोज लूप के लिए आपको मेजरमेंट के लिए पूरा सर्कल तैयार करना पड़ता है। सो सर्कल की जो भी सर्कमफरेंस होती है वो पूरी एनक्लोज हो जाती है उस एंगल के अंडर। सो इसलिए 2 पाई आर अपॉन आर। सो 2 पाई आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 पाई। वैसे ही यहां पे मुझे पूरा स्पीयर तैयार करना पड़ता है फॉर अ क्लोज लूप। तो पूरे क्लोज लूप के लिए मुझे अगर स्पीयर तैयार करना पड़ता है तो पूरे स्पीयर का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी 4 पाई। यानी किसी भी क्लोज लूप के लिए, फॉर एनी क्लोज लूप total angle is equal to total angle subtended by the closed loop at any point. Total angle subtended by any closed loop at any point is equal to 2 pi. वैसे ही total solid angle subtended by any closed surface at any point inside it is equal to 4 pi. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें लगता है, ठीक है। ये ठीक से समझ लो, और एक बार अगर रिपीट करके देखोगे तो समझ में आएगा व्हाट आई एम सेइंग। देन विल गो फॉर द स्टेटमेंट। इस लेक्चर में सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसका प्रूफ और फ्यू एप्लीकेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। सो द अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस एरिया इज नथिंग बट द नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी क्लोज सरफेस एरिया को क्रॉस करके जाने वाला जो फ्लक्स होता है, दैट फ्लक्स इज नथिंग बट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकली इसको ऐसे दिखाया जाता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो साइन होता है, ये साइन होता है क्लोज इंटीग्रेशन का। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओपन सर्फेसेस यानी कौन से सर्फेसेस होते हैं, शीट, रॉड, रिंग, हेमिस्फीयर, ओपन सिलेंडर यानी उसके दोनों सर्फेसेस जो हैं, एंड वाले जो क्लोज सर्फेसेस हैं वो नहीं है, सिर्फ जो कर्व सर्फेस है वही है, उसे हम ओपन सिलेंडर करते हैं। तो ओपन एंडेड सिलेंडर, ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं, ओपन सर्फेस है, तो इनको गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता है। स्पेरिकल शेल, क्लोज सिलेंडर, ऐसे वाले जो सर्फेसेस हैं इनको गॉस लॉ अप्लाई होता है। सो ये है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। अब ठीक से देख लो कि ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। इसके आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम प्रूव करेंगे गॉस लॉ कैसे होता है। गॉस लॉ को यूज करके हम कुलम्ब्स लॉ प्रूव करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि गॉस लॉ इज बेसिक लॉ एंड कुलम्ब्स लॉ उसके ऊपर आता है, एंड देन विल स्टार्ट अप्लाइंग द गॉस लॉ एवरीवेयर। सो अब इसके आगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट आता जाएगा, ठीक से समझ लेना। ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझ लो, इट इज अ बेसिक ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। चलो बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।